अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आज सबसे तशवीशनाक खबर अभी तक की जो है वो ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के हादसे से मुतल्लिक है। जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त तक अभी उनके खैरियत से मुतल्लिक कोई इत्तला सामने नहीं आई है। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि उनके हेलीकॉप्टर को ढूंढ लिया गया है, लेकिन वो खैरियत से हैं या नहीं, वो हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं या नहीं, उनकी हालत कैसी है, इसके बारे में ईरानी मीडिया अभी तक कुछ नहीं बता रहा। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि जो चांसेस हैं वो कम नज़र आ रहे हैं कि वो बखैरियत हो, क्योंकि जिस किस्म के हादसात हेलीकॉप्टर या जहाज़ों के साथ होते हैं उसमें बचना खासा मुश्किल होता है। तो बहरहाल इसकी अभी डिटेल पे बात करते हैं। और उसके बाद फिर जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ मुल्तान का, उसमें कौन जीता कौन हारा आपके सामने रखेंगे, कुछ फैक्ट्स भी। एक और साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ़्तार कर लिया गया, आपको बताएंगे। तारिक बशीर चीमा साहब ने माजरत तो की ज़रताज गुल साहिबा से, लेकिन लग रहा है कि बस ये खाली खुली माजरत थी बात ख़त्म करने के लिए, वरना उन्हें शर्मिंदगी कोई नहीं है कि जो उन्होंने गालम गलोच की। और इसके साथ साथ सोलर सार्फिन के लिए भी एक बुरी ख़बर है। ये सब कुछ आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं जी। ईरानी सदर जो हैं वो हादसे का शिकार हुए हैं। और ईरानी सदर इब्राहीम रईसी ये जनाब गए हुए थे आज़रबाईजान के साथ, जो ईरान की सरहद है वहाँ पर, और वहाँ किसी डैम के इफ्तिताह के बाद वो वापस लौट रहे थे, जब उसके करीब ही एक इलाके में उनका हेलीकॉप्टर लापता हो गया। मजमूई तौर पर 3 हेलीकॉप्टर थे जो सब वहाँ पर मुख्तलिफ ऑफिशल्स के साथ गए थे डैम के इफ्तिताह के लिए, लेकिन वापसी पर ख़राब मौसम की बाइस ये हेलीकॉप्टर एक जो है ये लापता हो गया। पहले इससे राब्ता मुनक़ता हुआ और फिर उसके बाद काफ़ी देर तक जब तलाश जारी रखी गई तो उसके बाद ये ख़बर मिली कि इसकी एक हार्ड लैंडिंग हुई है। और हार्ड लैंडिंग में क्या तमाम लोग महफूज रहे या नहीं, इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हो रही। और ये वही हेलीकॉप्टर, 3 में से वो वाला हेलीकॉप्टर जिसमें ईरानी सदर मौजूद थे और उनके हमरा ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे, वही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। जबकि बाकी जो दोनों हेलीकॉप्टर थे जिनमें दीगर ऑफिशल्स मौजूद थे वो बाहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुँच गए। तो ये जो अब सारा वाक़या है, पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि सब लोग दुआ गो हैं कि ईरानी सदर खैरियत से हों। और इंटरेस्टिंगली उनके जो ख़ुद अवाम हैं वो मुख्तलिफ़ मसाजिद का रुख कर रहे हैं और इबादत कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि उनके सदर खैरियत से हों। ये बुनियादी तौर पर फिर हमें वही चीज़ नज़र आती है कि वो लीडर्स, वो हुक्मरान जो मुल्क के लिए डट कर खड़े होते हैं, चाहे उसके लिए फिर उन्हें मुश्किल क्यों ना फ़ैसले लेने पड़े और मुश्किलात का सामना भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन कौमें हमेशा ऐसे ही लीडर्स को पसंद करती हैं जो गैरतमंद होते हैं, जो हमेशा गैरत और हमीयत का मुज़ाहरा करते हैं, जुर्रत का मुज़ाहरा करते हैं। और ईरान में जो इब्राहीम रईसी हैं, इनको अभी आपने रिसेंटली देखा कि इसराइल के अंदर भी अगर किसी में इतनी जुर्रत हुई कि वो मिज़ाइल अटैक कर सके तो वो ईरान ही था। और उसके बाद से ही काफ़ी ज़्यादा कशीदगी भी थी अमेरिका और इसराइल और ईरान के दरमियान, और आपने फिर देखा जो सारी वो एपिसोड हुई थी। आम तौर पर जितने भी बड़े लीडर्स अगर किसी हादसे का शिकार होते हैं तो उनकी ये जो हादसाती मौत हुआ करती है ये इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि ये इतना सादा मामला नहीं होता। हर कोई इसमें ये तलाश करने की कोशिश करता है कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्योंकि आम तौर पर फ़िज़ाई हादसे कोई इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते, और अगर हों और उनमें कोई अहम शख्सियात चल बसें, जाँ बहक हो जाएं, तो फिर कहीं ना कहीं उसके साजिशी अनासिर भी तलाश करने की कोशिश की जाती है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी, कहीं जानबूझकर उनको हलाक तो नहीं किया गया। और ऐसे बहुत सारे हमारे जो वाक़यात हैं तारीख़ में भरे पड़े हैं। ख़ुद आप देख लें, जनरल ज़ियाउल हक़ का जो त्यारा था वो भी हादसे का शिकार हुआ था। और इसी तरह और भी बहुत सारे जो लीडर्स हैं बड़ी पुरअसरार मौत मरे हैं, चाहे वो शहज़ादी डायना हो या फिर ख़ुद माइकल जैक्सन जैसे स्टार हैं, जिस तरह से वो पुरअसरार तरीके से मरे। और फिर इसी तरह और बहुत सारे अफराद हो सकते हैं जो कि पुरअसरार मौत का शिकार हुए, और इनके साथ फिर ज़ाहिर है बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ जुड़ जाती हैं और तनाज़े भी जुड़ जाते हैं। बहरहाल अभी तो मैं इसको ये कंफर्म नहीं कर सकती कि ये हादसा खुदा न खास्ता उनकी मौत की वजह बना है,
सब अभी तक इस बात के लिए पुरुम्मीद हैं कि वो शायद खैरियत से हों, वो शायद बच गए हों और किसी महफूज मकाम पर हों, लेकिन अभी इस बारे में कोई इत्तला नहीं आई। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हेलीकॉप्टर मिल गया है, लेकिन उसके साथ ये जब तस्दीक की जा रही है कि हेलीकॉप्टर मिल गया, लेकिन ये तस्दीक नहीं की जा रही कि ईरानी सदर बखैरियत हैं, तो फिर ये बात थोड़ी सी परेशान कुन है, क्योंकि अगर वो खैरियत से होते तो फिर सबसे पहले ये ख़बर दी जाती कि वो खैरियत से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उनके जो लोग हैं सब दुआगो हैं, और बाकी भी पूरी दुनिया में जो उनके फ़ैन्स हैं वो सब दुआ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामेनाई, उनकी ज़ेर सदारत एक आला सतह का इजलास भी हुआ है, और इस इजलास में सारी सूरत हाल पर गौर करने के बाद एक मैसेज भी दिया गया उनकी जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि कौम बिल्कुल भी मुस्तरिब ना हो, बेचैन ना हो, और जो भी सूरत हाल है हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके बिल्कुल सही तौर पर हक़ाइक़ तक पहुँच सकें। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आप खिदमत गुजार लोगों के लिए दुआ ज़रूर करें, लेकिन पैनिक नहीं होना, जो मुल्की निज़ाम है उसमें किसी किस्म का कोई तातुल नहीं आएगा। तो ये जो उनका हौसला देना है, ये भी कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि जैसे वो कौम का जहन बना रहे हों। हो सकता है, मुमकिन है जब तक आप ये वीलॉग देखें उस वक्त तक इस बारे में कोई कंफर्मेशन हो चुकी हो, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने रख दी है। और ये सारा जो मामला है इसको देखना पड़ेगा बड़ा करीब से कि ये हादसा आखिर क्यों कर पेश आया है। अगरचे इसराइल की तरफ से भी मैंने ये सुना है कि स्टेटमेंट जारी हुआ है कि जी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बहरहाल अगेन चूँकि ईरानी सदर उन चंद एक बल्कि 2-3 ही मेरा ख़्याल है बागैरत लीडर्स में से हैं मुसलमान मुल्कों के, कि जो ताकतवर मुल्कों के सामने डट कर खड़े भी होते हैं, उनकी आँख में आँख मिलाने की जुर्रत भी जिन्होंने की, और इवन उनके लाडले बच्चे इसराइल को बाकायदा सबक सिखाने के लिए मिज़ाइल अटैक तक भी किया। पाबंदियों का भी शिकार है अमेरिका की वजह से ईरान, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नज़र नहीं आए। तो ये वो चंद 2-3 शायद लीडर्स जो कि मुस्लिम उम्मा में जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो इतनी जुर्रत और दलेरी का मुजाहरा करते हैं, उनमें से ये हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनके हवाले से ख़ासे परेशान और फ़िक्रमंद हैं। तो वी जस्ट होप कि उनके मुतालिक कोई अच्छी खबर आए। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि जो आज मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, ये कमोबेश वही ज़िमनी इलेक्शन था जो जैसे कि 8 फरवरी को हुआ। पोलिंग हुई और बताया ये जा रहा था कि अच्छा खासा रश है पीटीआई के कैंप्स में, और अल्टीमेटली जब शाम हुई तो फिर वही हमने एपिसोड देखा। तैमूर मलिक साहब जो कि पीटीआई के कैंडिडेट थे, वो ये कह रहे थे कि जनाब मुझे आरओ ऑफिस में जाने नहीं दिया जा रहा। कुछ विजुअल्स भी हमने देखे, पुलिस बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थी, उन्हें रोका हुआ था। उनके साथ सेनेटर ओन अब्बास बप्पी भी मौजूद थे, जैन कुरैशी भी थे, और ये सब ये कंप्लेन करते हुए नज़र आ रहे थे कि आरओ ऑफिस में उन्हें दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। तो बेसिकली जब रिज़ल्ट कंपाइल किया जाता है, जहाँ पर सारे फॉर्म 45 लाकर रिज़ल्ट को इकट्ठा करके जमा करके एक फॉर्म 47 तैयार किया जाता है, उस वक्त उम्मीदवारान का वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी होता है। इलेक्शन रूल्स के मुताबिक उनके सामने ये रिज़ल्ट जमा किया जाता है, लेकिन ये हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं पैटर्न के पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनको आरओ ऑफिस में ही दाखिल नहीं होने दिया जाता जहां पर ये रिज़ल्ट बनाया जा रहा होता है। तो अब उस दौरान क्या कुछ किया जाता है वो बिल्कुल एक आप समझ लीजिए कि खुफिया सी कार्रवाई होती है। अब पीटीआई तो ज़ाहिर है यही क्लेम करती है कि वो जीत रहे थे, लेकिन उनको हरवाया गया है। जबकि दूसरी तरफ अब आज के रोज़ तो यानी जब NA 148 के रिज़ल्ट की बात करें तो उसमें तो टीवी चैनल्स भी जो रिज़ल्ट चला रहे थे उसमें वो जो अली कासिम गिलानी हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे, उन्हीं की लीड दिखा रहे थे। अब ये भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो भी बेसिकली वही रिज़ल्ट शो कर रहे थे जो कि आरओ ऑफिस से उन्हें पहुँचाया जा रहा था। और इधर तैमूर मलिक साहब इस बात पे बज़िद हैं कि फॉर्म 45 जो उनके पास पहुंचे थे उसमें वो तमाम हलकों में लीड कर रहे थे जो उनके पास रिज़ल्ट पहुंचे थे। तो ये वही पुरानी कंट्रोवर्सी है। मैं ये नहीं कहती कि ऐसा हो नहीं सकता कि पीटीआई कोई भी हलका ना हारे, मुमकिन है बिल्कुल कि पीटीआई भी बहुत से हलकों में शिकस्त खा सकती है, और 8 फरवरी में भी कुछ हलकों में उनको शिकस्त हुई होगी। और ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि जहाँ पीटीआई के वोटर सपोर्टर हैं तो वहाँ दूसरी जमातों के भी वोटर सपोर्टर तो बहरहाल मौजूद हैं, भले कम तादाद में ही हों लेकिन हैं। तो कुछ हलकों में उनकी भी जीत बिल्कुल मुमकिन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर ये जेन्युइन जीत है तो फिर आप सब कुछ शफाफ तरीके से क्यों नहीं करते? आखिर क्यों नहीं
PTI के उम्मीदवार के सामने आप ये सारा जो रिज़ल्ट है इसको जमा करते और तरतीब देते और फिर फॉर्म 47 का ऐलान करते। क्यों उन्हें बाहर रखकर ये मौका दिया जाता है कि वो इसके ऊपर ये वावेला कर सकें कि उनके साथ धांधली हुई है? तो फिर उनकी बात में वज़न नज़र आने लगता है कि वो ठीक कह रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ करनी हो तभी आप काम छुपाते हैं, वरना अगर आपने शफाफ इलेक्शन देना हो, शफाफ रिज़ल्ट देना हो तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं किसी को रोकने या टोकने की। और ये तो किसी भी उम्मीदवार का हक़ है कि उसके सामने उसका रिज़ल्ट जो है वो तैयार किया जाए। तो ये अब सारी कंट्रोवर्सी ऐसा लगता है जुड़ गई है। तैमूर मलिक साहब का बड़ा जज्बाती सा वीडियो बयान भी आया और उन्होंने इसमें ताकतवर हलकों को मुखातिब करते हुए कहा कि आप करना क्या चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ। एक पढ़ा लिखा शख्स है बैरिस्टर तैमूर मलिक और शरीफ आदमी है, अच्छी फैमिली से है और ये रिवायती सियासतदान लोग नहीं हैं, बल्कि ये अवाम के अंदर से ही मिडिल क्लास से निकले हुए लोग हैं जो पढ़ लिख कर असम्बली में पहुंचना चाहते हैं। लेकिन बार बार ऐसे लोगों का रास्ता रोकना और रिवायती सियासतदानों, रिवायती फैमिलीज़ को आगे लेके आना, ये किस बात की गमाजी करता है? और जब आप ये देखें कि इतनी गर्मी में लोग बाहर निकल कर वोट डालें और फिर उन्हें ये खदशा रहे कि जनाब उनका वोट जो है वो चोरी हो गया है, उनका रिज़ल्ट तब्दील कर दिया गया है, तो फिर उनके दिल पर क्या गुजरे? तो उससे ये अंदाज़ा होता है। तैमूर मलिक साहब तो बाकायदा ये डिमांड करते हैं कि इससे बेहतर है कि फिर आप मार्शल लॉ लगा दें अगर आपने इस तरह का इलेक्शन कराना है, क्योंकि ऐसा इलेक्शन कोई जमहूरियत को फ़ायदा तो नहीं पहुंचा रहा, ना उसको मजबूत कर रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि ये जानबूझकर एक सेट पैटर्न है कि जैसे अवाम को बददिल किया जा रहा है इलेक्शन प्रोसेस से, इलेक्शन अमल से अवाम को बाहर रखने के लिए उनको ये बार बार एहसास दिलाया जाता है कि आपके वोट की कोई हैसियत नहीं है, आपके वोट की कोई वक़्त नहीं है, रिज़ल्ट वही आएगा जो हम चाहेंगे, लिहाजा आपको बाहर तशरीफ़ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने घरों में मौजूद रहिए और चुप करके जो आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए हुक्मरान उसको एक्सेप्ट कर लें। और अवाम को एक सोचे समझे तरीके के साथ इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस से आउट किया जा रहा है ताकि जो तमाम तनाबे हैं वो वापस उन्हीं लोगों के हाथ में आ जाएं जो हमेशा से ये खिलवाड़ करते चले आ रहे हैं। अब अवाम में अगर शऊर आएगा, अवाम बाहर निकलेंगे तो फिर उन्हें बड़ा कुछ मैनेज करना पड़ता है ना, फिर वो सब कुछ करना पड़ता है जो हम 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद देख रहे थे। तो अब बार बार ये सब करना पड़े, उससे बेहतर ये है कि अवाम को ही आउट कर दो इस पूरे इलेक्शन से, उनका एतमाद इतना ख़त्म कर दो, डिसक्रेडिट कर दो इस पूरे प्रोसेस पर कि अवाम 4 हरफ भेजें कि लानत भेजो, कौन जाए जाके गर्मी में वोट डाल के आए, जबकि वोट का रिज़ल्ट वो निकलेगा भी नहीं जो कि हम डाल के आए। तो मुझे तो ये एक सोचा समझा बाकायदा प्लान्ड किस्म का मंसूबा लगता है कि लोगों को इलेक्शन से नफ़रत ही करवा दी जाए, और ये हो चुकी है काफ़ी हद तक। मुझे नहीं पता है कि वाक़तन वो जीते थे या हारे थे, लेकिन आप जब प्रोसेस शफाफ नहीं रखेंगे, जब अमल शफाफ नहीं रखेंगे तो वो मुतनाज़ ही रहेगा, भले वो कोई भी जीते कोई भी हारे। तो उसका जो अमल है, जो सारा इलेक्शन का अमल है, वो आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि जमहूरियत के आप इतने नारे लगाते हैं, इतनी कुर्बानियों की याद दिलाते हैं बार बार, और उसके बाद अगर आपने इस तरह जमहूरियत की खिदमत करनी है और इस तरह जमहूरियत से इंतकाम लेना है तो इससे बेहतर है कि फिर आप ये नारे ना ही लगाया करें। और फिर मैं इस बात पे भी हैरान होती हूँ, कत्ता नज़र के इलेक्शन कैसा हुआ या नहीं हुआ, कि आप अंदाज़ा लगाइए कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ऑलरेडी चेयरमैन सेनेट बन चुके हैं, सेनेटर हैं। दूसरी तरफ उनके जो 2 साहबजादे हैं वो ऑलरेडी असेंबली के मेंबर्स हैं, ठीक है, अली हैदर गिलानी साहब भी और अली मूसा गिलानी साहब भी। अब ये जो सीट खाली हुई थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, यहाँ पर फिर उन्होंने अपने ही साहबजादे अली कासिम गिलानी को टिकट दे दिया। भाई एक ज़िमनी इलेक्शन है, इस ज़िमनी इलेक्शन में अगर आप हार भी जाएं, जीत भी जाएं, तो कोई हुकूमत की इतनी ऊंच नीच तब्दीली तो नहीं वाक़ई हो जानी। जो नंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, एक आध सीट से आगे पीछे होने से क्या होता है। ऐसे मौके के ऊपर तो आप ये कम से कम कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं कि अपने किसी वर्कर को, किसी ज़्यादा मेहनत करने वाले वहाँ के कारकुन को, लीडर को, आप उनको टिकट देके प्रमोट करें और ये साबित करें कि देखें जी हमारी कोई फैमिली पॉलिटिक्स नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी भी हैं, ठीक है, 2 साहबजादे भी हैं, तो एक तो कम से कम कोई आप लीडर और आने दें, किसी और फैमिली का, कोई और वर्कर को आप टिकट दे दें, ताकि पता तो चले कि आपके अंदर भी थोड़ी बहुत कहीं इस बात का रियलाइजेशन है कि नहीं भाई आपके अलावा भी कोई दुनिया में लोग कीड़े मकोड़े नहीं हैं, उनके पास भी कोई सलाहियत हो सकती है, आपके अलावा भी लोग काबिल हो सकते हैं। लेकिन नहीं, और वैसे ही उनके फॉलोअर्स हैं जो कि अंधाधुंध आंखें बंद करके पीछे भी खड़े हो जाते हैं फिर भी उन लोगों के। तो मैं तो बिल्कुल ये सोचने से कासिर हूँ, और ये अपनी नौयत का भी एक अलग किस्म का रिकॉर्ड है कि
3 بھائی ایک ساتھ ایک اسمبلی کے ممبر بنا دیے گئے ہیں. تو یہ جی آپ کا NA 148 کا سارا نتیجہ. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر. KP وزیر اعلیٰ نے ایک بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ کل اور پرسوں کے روز 2 فلائٹس اب وہ بھیجیں گے, یعنی آج اب جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آج کے روز اور اس سے اگلے دن 2 فلائٹس بھیجیں گے جو کہ آئیں گے وہاں سے اسٹوڈنٹس کو لے کر, اور اس کے خرچے KP اٹھائے گی. آج بھی جو دوسری فلائٹ آئی تھی اس میں بھی آنے والے اسٹوڈنٹس کا یہی کہنا تھا کہ وہ اپنے خرچے سے ہی پاکستان واپس پہنچیں اور کوئی ان کی ہیلپ نہیں کی جا رہی. تو یہاں بیٹھ کر یہ صرف ڈھونگ رچاتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی 2 دن سے ہم نہیں سو. بھائی آپ کے 2 دن جاگنے سے, وزیر اعظم صاحب کے 2 دن جاگنے سے کسی کو کیا فرق پڑا؟ آپ نے جب مدد ہی نہیں کی ان کی تو پھر آپ جاگیں یا سوئیں, لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کے سونے جاگنے سے؟ تو یہ ان کی ڈرامے بازیاں جو ہے نا چچا بھتیجی کی, اس سے تو ایک تو عوام الگ سے عاجز آئے ہوئے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ جو الیکشن کی بات ہو رہی تھی, اس سے میں یہ بات ضرور کرنا چاہ رہی تھی آپ کے ساتھ کہ صورتحال اب یہ ہے ہمارے الیکشن پروسیس کی کہ اب ہمارے ملک کے الیکشن کو لوگ برے ترین الیکشن کے حوالے سے یا مذاق ترین الیکشن کے حوالے سے جب کہیں مثال دینی ہوتی ہے تو ہمارے ملک کا نام لیا جاتا ہے. بھارت میں آپ کو پتہ ہے الیکشن ہو رہے ہیں اور اروند کیجریوال جو ہیں وہ مودی صاحب کے عتاب کا شکار ہیں. وہاں پہ مودی صاحب نے بھی کوئی ایسی گیم چلائی ہوئی ہے, وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح سے بنگلہ دیش کے الیکشن ہوئے, روس کے الیکشن ہوئے, پاکستان کے الیکشن ہوئے, تو وہ بھی کوئی ایسے ہی الیکشن کرا کے مخالفین کو دیوار میں چنوا دیں اور خود تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں. تو وہ بھی اسی قسم کے الیکشنز کروانے کی تیاری میں ہیں. اروند کیجریوال صاحب آج ایک تقریب میں بات کرتے ہوئے جب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مودی صاحب کیسے الیکشن کروا رہے ہیں, تو انہوں نے تانا مار کے پاکستان کا ریفرنس دیا کہ جی یہ بھی یہاں پر ایسا ماحول بنا رہے ہیں جیسا پاکستان میں بنا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا, اس کا نشان بھی لے لیا, اس سے پارٹی بھی لے لی اور جناب جتوا کے دوسری پارٹی کا پوری حکومت بنوا دی. تو یہ ہمارا اب ماشاءاللہ مقام آ گیا ہے. ویسے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے چلو بھر پانی میں کہ ہم کوئی اچھے کام میں تو اپنا نام بنا نہیں سکتے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو ہم اس طرح کے کاموں میں اپنے نام بناتے ہیں کہ جہاں پر بدترین مثال دینی ہو کسی کام کی تو ہم کہتے ہیں لیں جی پاکستان میں بھی ایسا ہوا تھا, اب یہاں پر بھی ایسا ہونے لگا. تو یہ صورتحال ہو گئی ہے ہمارے ملک کے الیکشن پروسیس کی. اب آ جاتے ہیں جس بات کے اوپر جو میں آپ کو کر رہی تھی, KP فلائٹس کی میں نے ذکر کر دیا. اب طارق بشیر چیمہ صاحب کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. خبر یہ آئی تھی کہ جی زرتاج گل صاحبہ کو گالیاں دینے کے بعد معافی تلافی ہو گئی اور پھر معاملات سیٹل ہو گئے, لیکن بعد میں منصور علی خان کے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے پھر سے بڑی جارحانہ گفتگو کی, بدتمیزانہ گفتگو کی, اور اس میں پھر انہوں نے دوبارہ یہ باتیں دہرائیں کہ جناب زرتاج گل جو ہیں وہ ایسے ہی ڈیزرو کرتی ہیں, اور اگر انہوں نے دوبارہ حرکتیں ایسی کی, انہوں نے بھی میرے بیٹے کو گالیاں دی تو میں بھی گالیاں دوں گا. اور پھر وہ سارا اپنا جو عمل تھا اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے اور یہ تک بھی کہہ رہے تھے کہ وہ دوبارہ بھی ایسے کریں گے اگر اس طرح ہوا. تو یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک دفعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب یہ اسمبلیز کا سیشن شروع ہی ہوا تھا تو رکن خیبر پختونخوا اسمبلی نون لیگ کی جو تھیں, غالباً صوبیہ نام تھا ان کا, ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی اور اسی قسم کی کوئی غلط بات چیت کی گئی تھی, آوازیں کسی گئی تھیں. تو اس کے اوپر پورے میڈیا نے طوفان اٹھا لیا تھا, اور پھر حالانکہ انہوں نے بھی بہت زیادہ بدتمیزی کی تھی اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ سب کچھ پسے پش ڈال کر سب نے اس بات کو انفورس کیا کہ جناب وہ خاتون ہے لہٰذا ان کی پھر بھی عزت کی جائے بھلے انہوں نے جتنی بھی بدتمیزی کی ہو. لیکن یہاں پر کیا صورتحال ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے نہ صرف یہ کہ زرتاج گل کے ساتھ ان سے بڑھ کر بدتمیزی کی, بلکہ وہ اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈھٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ بھی اس طرح کریں گے, اور وہ اس سے زیادہ بدتمیزی وہ جو ہے اس پوڈ کاسٹ میں کر رہے تھے. تو شرمندگی ان کو کوئی نہیں تھی, بس وہ انہوں نے شاید سیشن چلانے کے لیے صرف گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنا جسے کہتے ہیں اس لیے یہ بات کر دی ہوگی کہ ٹھیک ہے جی معافی تلافی, لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے. تو اب یہاں پر آپ کو خاموشی نظر آئے گی. وہ تمام لوگ جنہوں نے ماتم شروع کر دیا تھا کہ جناب نون لیگ کی رکن اسمبلی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا, اب انہیں اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ زرتاج گل کو گالیاں پڑی ہیں تو پڑتی رہیں, وہ اچھی بات ہے. تو یہ ان لوگوں کی ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں. لاسٹلی جی سولر صارفین پر ایک بجلی گرائی جا رہی ہے اور یہ خبریں بڑی زور سے اب سامنے آ رہی ہیں, پہلے سے بھی آ رہی تھی, ابھی دوبارہ سے یہ خبریں زور پکڑ رہی ہیں کہ IMF کو یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ جو سولر پینل کے وجہ سے
बिजली से लोग जो बिजली के बड़े बड़े बिल से लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं उनको बचने नहीं दिया जाएगा। ख़बर ये आ रही है कि अब जो मीटरिंग है वो इस तरीके से होगी, ग्रॉस मीटरिंग होगी, जिसका मतलब ये होगा कि जो आप सोलर पैनल लगाएंगे उससे जो बिजली बनेगी वो आपके नेशनल ग्रिड में जाएगी और फिर जो आपको वापस बिजली मिलेगी वो उसी रेट पर मिलेगी, या शायद मामूली सा रेट का कोई फ़र्क होगा, जो आम तौर पर आपको वापडा के मीटर से बिजली मिलती है। तो यानी अब सोलर आप लगवा भी लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा बादियों नज़र में, अगर ये तजवीज़ इसी तरह इस पर अमल दरामद हो जाता है। और इसकी कभी इम्कानात हैं कि कुछ ना कुछ तो ये सोलर के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो अब लोगों ने थोड़ा सा अपने लिए एस्केप ढूंढ ही लिया था बड़े बड़े बिलों से बचने के लिए कि चलो एक दफ़ा ज़्यादा खर्चा ही सही, लेकिन कम अज़ कम हर बार का इतना बड़ा बिल देने से तो बेहतर है कि एक दफ़ा आप ज़्यादा खर्चा करके सोलर लगवा लें और फिर कम अज़ कम आप जो है फ्री की अपनी बिजली इस्तेमाल कर सकें। मुनासिब वाजबी सा कोई बिल अदरवाइज़ देना पड़ता है, वरना आपकी सूरज से बिजली खुद आप प्रोड्यूस करते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ये भी आवाम का सुख चैन इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हालांकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि आप यानी हुकूमत पाकिस्तान तो इस मद में कुछ भी नहीं दे रही सारिफ को। भाई सोलर जो है वो सूरज जो है वो तो अल्लाह ताला की देन है ना, वो तो नेचुरल रिसोर्स है और उससे डायरेक्ट अगर कोई पैसे लगवा कर अपनी जेब से वो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है तो इसमें हुकूमत का किस बात का टैक्स बनता है। तो पहले ये खबर आ रही थी कि ये टैक्स लगाएंगे, अब ये खबर आ रही है कि ये मीटरिंग उसकी चेंज करके और फिर उसी रेट पर बिजली देंगे ताकि इनकी जो जेब में पैसा आना है वो आ जाए, बाकी अवाम का अगर कचूमर निकलता है बिजली के बिल से तो वो निकले। लेकिन ये काफ़ी हार्ड डिसीजन है, इसके ऊपर अगर ये करते हैं तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर सख्त रिएक्शन भी आएगा, क्योंकि ये सिर्फ आम लोगों को मुतासिर नहीं करेगा। बड़े बड़े जो आप बंगले वाले हैं उनके देख लें कि छतें भरी हुई हैं सोलर से, चीखें फिर उनकी भी निकलेंगी कि हमने तो आसानी से ये हल ढूंढ लिए थे, अब ये हमारे साथ क्या होगा। तो इसमें फिर अक्रॉस द बोर्ड इनको जो है वो एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।